हेलो एवरीवन। हेलो एंड वेलकम टू अवर चैनल एमएससी क्लासेस। मैं मोहित योगी स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमएससी क्लासेस में। यहां हम आपको 10th क्लास से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट की तैयारी करवाएंगे, जिसमें आज से हम इस वीडियो में एसएससी से रिलेटेड सभी चैप्टर्स वन बाय वन वीडियो के थ्रू कवर करेंगे। एसएसटी की बात करें तो एसएसटी में चार पोर्शन होते हैं। चार पोर्शन कौन कौन से? तो जियोग्राफी, हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स और पॉलिटी। आगे चल के प्लेलिस्ट में इनके चार पार्ट कर दिए जाएंगे। तो पहला पार्ट जो है अपना ज्योग्राफी रहेगा। ज्योग्राफी के अंदर अपन जितने भी चैप्टर्स हैं उसको बाय इमेज अच्छे से समझेंगे। आज की इस वीडियो में हम ज्योग्राफी का चैप्टर वन जो है हमारा रिसोर्सेज। चैप्टर वन जो है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, उसके बारे में समझेंगे, जानेंगे, उसका पता करेंगे कि रिसोर्सेज जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, क्या होता है रिसोर्सेज, और उसका अपनी कंट्री में जो कंट्री के डेवलपमेंट में क्या योगदान है। तो बात करें कि व्हाट इज मीन्ड बाय रिसोर्सेज, रिसोर्सेज जो है वो क्या होता है। तो रिसोर्सेज आर थिंग अवेलेबल इन दिस environment which can be used to meet human need। वह सभी संसाधन जो पर्यावरण में उपलब्ध हों, जो हमारे चारों ओर हों और मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? रिसोर्सेज कहलाते हैं। तो पर क्या उनका जो एग्जांपल है वो किस प्रकार? एक तो एयर हो गई अपनी, सन हो गया, फॉरेस्ट है, रॉक। ये क्या है? अपन को इसकी नीड है डेली बेसिस पर। वाटर, सॉइल, कहीं ना कहीं ये क्या है अपने लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। तो संसाधन क्या होते हैं? संसाधन वह वस्तुएं हैं जो पर्यावरण में उपलब्ध होती हैं और मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने का काम करती हैं। वो क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाती है। जैसे एग्जांपल में वही मिट्टी, वन, वन्य जीव, जल एंड कृषि, खनिज, उद्योग और लास्ट का जो है धन। इसका अपनी जो इकोनॉमिक्स है कंट्री की, उसमें बहुत ही ज्यादा योगदान रहता है। किसी भी देश की जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है, जैसे मिट्टी, वन्य जीव जितनी, वो क्या है इकोनॉमिकल, ये क्या कहते सपोर्ट में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है किसी कंट्री के। Then next point is how have technical and economical development led to more consumption of resources। देखो तकनीकी और आर्थिक विकास के साधनों की जो अधिकता बढ़ती जा रही है, उसमें रिसोर्स रिसोर्स जो है अपने साधनों की खपत कैसे जो है वो बढ़ रही है या कम हो रही है, वो बताना है इसमें। तो रिसोर्सेज आर एसेंशियल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। जितने भी रिसोर्सेज हैं ह्यूमन के लिए क्या है, उसके सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एज वेल एज ऑफ मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, वी कैन अंडरस्टैंड इट्स बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स, जो कि हम इन कुछ पॉइंटों के थ्रू समझेंगे। तो संसाधन मानव के अस्तित्व तथा जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इसे हम निम्नलिखित बिंदुओं से समझ सकते हैं। तो पहला है डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इंक्रीज द यूज ऑफ रॉ मटेरियल। जगह जगह पे फैक्ट्रियां लग रही हैं, जिसकी वजह से जो है जो जल का संसाधन है, जैसे कि केमिकल वगैरह जो आ रहा है वो रिवर्स वगैरह में जाता है, जिससे उसका पानी दूषित हो रहा है। तो क्या एक तरह से डिक्रीजेबल रिसोर्सेज कौन सा हो गया उसमें अपना? पानी हो गया, वाटर हो गया। और जो जमीन के नीचे से मिनरल्स, आयरन ऑक्साइड, मतलब आयरन और कॉपर वगैरह जो निकाले जाते हैं, जितनी भी धातु हैं वो सब जमीन के नीचे से निकाली जाती हैं। तो एक तरह से संसाधनों में वहां पे भी खपत हो रही है, रिसोर्सेज में डिक्रीजन आ रहा है। एंड दूसरा इज मशीन्स एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी नीड मोर एनर्जी एंड मिनरल्स। जो नई नई तरीके की मशीनें आ रही हैं, आधुनिक तकनीक आ रही है, जिसमें क्या होता है अधिक ऊर्जा और खनिज की आवश्यकता होती है। परिवहन के विकास में ईंधन की अधिक से अधिक खपत हो रही है। बढ़ती जनसंख्या के साथ साथ क्या बढ़ रहा है? परिवहन बढ़ रहा है, जिससे ईंधन की खपत है वो बढ़ती जा रही है। देन
अर्बनाइजेशन इंक्रीज द डैमेज ऑफ लैंड एंड वाटर। अब क्या हो रहा है कि गांव धीरे धीरे करके खत्म होते जा रहे हैं, गांव क्या है शहरों में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, जिससे जो है लैंड पानी एंड जो भी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह इनकी जो कंजप्शन बढ़ रही है। एक तरह से देखा जाए तो जो इनकी क्या कहते हैं, ये जो रिसोर्सेज हैं अपने पास उनकी क्या है मात्रा बढ़ रही, खपत बढ़ रही है। अब अगर बात करें ज्योग्राफी की तो सबसे मेन जो जो बात करें ज्योग्राफी की तो सबसे मेन चीज है वो क्या है, एक मैप। और ये मैप अपन को याद करना पड़ेगा। इसका याद करने का तरीका केवल या तो याद कर लो, या फिर आप स्टडी टेबल हो या फिर बुक्स वगैरह उसमें एक मैप चिपका लो, उसको डेली बेसिस पे देखो तो वो अपने आप याद हो जाता है। जैसे स्टेट्स की बात करें तो सबसे ऊपर क्या है, जम्मू कश्मीर। देन उससे नीचे हिमाचल, फिर उत्तराखंड, देन हरियाणा, बीचों बीच में जो यहाँ पे दिल्ली, फिर पंजाब, राजस्थान, गुजरात हो गया, फिर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र बीचों बीच क्या है इधर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के ऊपर उत्तर प्रदेश, यूपी के बगल से ही बिहार है, बिहार के बगल से ही सिक्किम है, सिक्किम के नीचे हो गया वेस्ट बंगाल, और इनके सबके बीच में क्या गया झारखंड, एमपी के बिल्कुल बगल में छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बगल में उड़ीसा, उड़ीसा से नीचे क्या है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बगल में कर्नाटक, कर्नाटक के नीचे तमिलनाडु, तमिलनाडु के नीचे केरल, और जो छोटा सा है वो है गोवा एंड सिक्किम। इधर सबसे जो ईस्टर्न है वो क्या है अरुणाचल प्रदेश, फिर अरुणाचल के नीचे नागा, मणिपुर, मिजोरम, मिजोरम के बाद त्रिपुरा, मेघालय, मेघालय एंड असम। मैप को देखा जाता है कैसे अपनी सिर की जो डायरेक्शन है उसमें, मतलब कि एक एरो ऐसा बना रहता है, मैप हमेशा सिर की डायरेक्शन में देखा जाता है, ऊपर की साइड नॉर्थ है, इस साइड ईस्ट, और नॉर्थ के अपोजिट साइड साउथ एंड इधर वेस्ट। तो सबसे जो नॉर्थर्न स्टेट है अपना वो कौन सा है, जम्मू कश्मीर, एंड जो ईस्टर्न है वो अरुणाचल प्रदेश, और जो सबसे साउथर्न है वो तमिलनाडु, केरल नहीं, इधर गुजरात। अब इनको समझने के बाद अपनी जो मिट्टियां हैं वो क्या है अलग अलग तरह पे अलग 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 जगहों पे अलग अलग तरीके की पाई जाती हैं। ऐसा क्यों होता है कि कहीं पर पेड़ पौधे अधिक है, या फिर ज्वालामुखी, कहीं पे नदियां रिवर्स ज्यादा बह रही हैं, और डेल्टा है कोस्टल एरिया, जैसे कि ये जो कोस्टल साइड्स है अपनी, तो इधर क्या है कोस्टल मिट्टी पाई जाएगी, कोस्टल एलोवेली सॉइल पाई जाएगी। बीचों बीच महाराष्ट्र में क्या है परमानेंट टाइम में ज्वालामुखी जान आती है, तो इस एरिया में ब्लैक सॉइल, जैसे कुछ एरिया इसका एमपी का भी आता है, फिर देन इधर छत्तीसगढ़ चले गए, छत्तीसगढ़ से होते हुए महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद थोड़ा हिस्सा तेलंगाना में गया, इसका तेलंगाना से होते हुए पूरा महाराष्ट्र कवर किया गया है। अब ऊपर की साइड क्या है, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, इन सब में, और जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाके जाना है, जो हिमालय हो गया ना अपना, एंड यहाँ पे पेड़ पौधे भी जाना है, तो इधर क्या है फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल पाई जाती है। सेम इसी इस साइड भी शिवालिक जो श्रेणी है ऐसे करके हिमालय की यहाँ से लेके यहाँ तक, ऐसे करके हिमालय का विस्तार यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो कुछ पार्ट यहाँ पे भी है, तो इधर क्या है फॉरेस्ट भी जाना है अरुणाचल प्रदेश में। आगे क्या है, अब हम मिट्टी के बारे में और जानेंगे। तो जो मिट्टी है, मिट्टी मिट्टी क्या होती है, तो व्हाट इज सॉइल। सॉइल इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, जो सबसे कुछ लेयर्स में बटी रहती है। अगर इसे वर्टिकल देखा जाए तो अपनी जो मिट्टी है वो लेयर्स में बटी है, एक, दो, तीन, और ये चार। ऊपर की क्या है टॉप सॉइल, हम टॉप सॉइल की बात करेंगे। टॉप सॉइल में क्या अपने पेड़ पौधे, और पेड़ पौधे जो भी है सब इधर ही उगते हैं। तो सॉइल इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस इन विच प्लांट ग्रो, जहाँ पर प्लांट उगते हैं। मिट्टी पृथ्वी की ऊपरी सतह की वह परत है जिससे में पौधे उगते हैं। अब अगर बात करें कि इनकी प्रोफाइल की, तो व्हाट डू यू मीन्स बाय सॉइल प्रोफाइल, जो पीछे बताया था मैंने, चार पार्ट्स में डिवाइड है, एक ये वाली, एक ये वाली, और एक ये वाली। तो ये हो गई अपनी टॉप सॉइल, नीचे सब सॉइल, फिर पेरेंटियल मटेरियल, देन बेड रॉक।
ऊपर जो है टॉप, सब, पेरेंट, बेडरॉक, टॉप, सॉइल, सब, पेरेंट और बेडरॉक। तो जो ह्यूमस हो गया है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर वगैरह सब क्या है, अपनी किस पार्ट में पाई जाती है, टॉप सॉइल में। सॉइल प्रोफाइल इज अ वर्टिकल, जब अपन ऊपर से लेके नीचे तक वर्टिकली ऊर्ध्वाधर देखते हैं, तब उनको चार लेयर पता पड़ती है। तो टॉप सॉइल रिच इन ह्यूमस एंड मोस्ट फर्टाइल, क्योंकि पेड़ पौधे सब इधर ही उग रहे हैं। और ह्यूमस क्या होता है, जितने भी अपने पेड़ पौधे होते हैं, जो पत्तियां वगैरह, छाल, जब इनकी धरती पर गिरती हैं और वो गलने लगती हैं, गोबर हो गया, इससे क्या है, एक फर्टिलाइजर का काम करती हैं। तो उसी को ह्यूमस कहा जाता है। सब सॉइल यानी कि कंटेन सैंड, स्लिट, गाद और रॉक। इतनी इतने हिस्से में क्या है, मिट्टी के छोटे छोटे पार्टिकल्स एंड रॉक के पार्टिकल्स सब पाए जाते हैं। पेरेंटल में वेद एट द रॉक, कुछ मात्रा में बड़े बड़े ये पत्थर आ गए ना इधर, तो ये किस में आ गए, पेरेंटल रॉक में। फिर नीचे बेड रॉक, सॉलिड रॉक लेयर बिलो, इसके जो नीचे जो सॉलिड लेयर है, इसी में जो है पानी का भराव वगैरह सब इसी में रहता है। अपन बोरिंग वगैरह कराते हैं ना, पानी इसी से निकलता है। मृदा प्रोफाइल वही सेम बात। मृदा प्रोफाइल मिट्टी का ऊर्ध्वाधर कटाव, यानी ऊपर से जब हम नीचे तरफ जाएंगे, जिसमें मिट्टी की विभिन्न परतें दिखाई देती हैं, मृदा प्रोफाइल कहलाती है। ऊपरी परत, इसमें ह्यूमस सबसे भरपूर मात्रा में है, सबसे अधिक उपजाऊ है। अधोमृदा, इसमें रेत, गाद, चट्टान आदि के गढ़ पाए जाते हैं। पेरेंटल यानी कि मूल पदार्थ, यह अपक्षय चट्टानों से बनी होती है, जो कटी पटी चट्टानें होती हैं। यह नीचे ठोस चट्टान होती हैं, उसी को क्या बोलते हैं अपन, बेड रॉक या आधारशिला बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज, नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या है, व्हाट इज सीट इरोजन। अब जब भी ये इरोजन वर्ड का पता चल जाए, यानी कि इसका मतलब अपरदन, क्षय, कटाव, इसका मतलब कुछ भी चीज जो कट रही हो, अलग हो रही हो, एक एक तरह से कहा जाए तो, समथिंग वाटर फ्लो एज अ सीट ओवर large down a slope. In such cases, the topsoil is washed away. This is known as the seat erosion. अभी मैंने बताया था इरोजन का मतलब क्या है, कटाव या अपरदन। तो समटाइम्स क्या होता है, पानी का जो फ्लो है एकदम तेजी से आता है, बारिश के टाइम में देखा होगा आप लोगों ने, जब पानी बहता है तो ऐसे ऐसे करके लाइनें सी बन जाती हैं, ऊपर का जो मिट्टी की सतह है वो कट फिट जाती है। तो उसी को क्या बोलते हैं, सीट इरोजन बोला जाता है। कभी-कभी पानी जो है ढलान वाले बड़े क्षेत्र से चादर की तरह बह जाता है। ऐसी स्थिति में ऊपरी जो मिट्टी है, टॉप सोइल, वो बह जाती है। इसे ही क्या बोलते हैं अपन, सीड अपर्दन कहा जाता है। अपर्दन वर्ड जहाँ दिख जाए, इसका मतलब कट रहा है या फिर वो चीज वहां से हट रही है, गायब हो रही है। अब जो अगला पॉइंट अपना, अपना अगला पॉइंट जो है वो है लैंड डिग्रेशन। व्हाट इज मीन्ड बाय लैंड डिग्रेशन। लैंड डिग्रेशन का मतलब होता है भूमि या फिर जो अपनी लैंड है वो अपनी शक्तियां को खो दे। तो लैंड डिग्रेशन इज अ ह्यूमन के या नेचुरल प्रोसेस दैट द अर्थ reduce the ability of land to function effectively in an ecosystem. It decrease biological and economical productivities and crop production per hectare reduce। तो क्या बोल रहा है वो कि भूमि निम्नीकरण एक मानवीय या प्राकृतिक प्रक्रिया हो सकती है, जो कि भूमि की पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम को प्रभावित करता है। ये क्या करता है, उसकी कार्य करने की जो क्षमता है उसको कम कर देती है। इससे भूमि की जो जैविक और आर्थिक उत्पादक शक्ति है वो घट जाती है, जिससे कि वो प्रति हेक्टेयर फसल उत्पादन कम हो जाती है। आप ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे समझे, जब ये अंकल बैठे हैं ना, ये वाले, अभी तो इनकी क्या है, लैंड एक्विजिशन, नियमनीकरण हो गया भूमि का। लेकिन जब इन 1 से 2 साल पहले की बात करें, जब इन्होंने पेड़ वगैरह, पानी वगैरह भरपूर दिया हुआ, तब ये जो इनका खेत है ऐसे करके, तो इसमें एक तरीके से मान के चलो 15 कट्टे या बोरी गेहूं होगा। लेकिन कुछ समय बाद क्या है, इन्होंने फर्टिलाइजर वगैरह यूज किया, केमिकल वगैरह डाले, जिससे भूमि की लैंड की जो शक्ति है वो खत्म हो गई। तो आज के टाइम पे क्या है, इनके जो, अभी तो वैसे सूखी है, वैसे मान के चलो 6 बोरे निकल रहे हैं। तो क्या है, एक क्या है, डिक्रीज हुआ है, ये की जो शक्ति है वो डिक्रीज हुई, इसी को क्या बोलते हैं, लैंड डिक्रीज।
देन नेक्स्ट पॉइंट, अपना जो अगला पॉइंट है वो सॉइल इरोजन के बारे में। अभी अपन ने पीछे सीट इरोजन पढ़ा था, सेम वही है इरोजन, यानी छह। इसमें क्या है, मिट्टी कट रही होगी या फिर हट रही होगी अपनी जगह से। व्हेन द fertile top layer of soil is removed due to wind, water and other cases called seat erosion, वो कहते हैं सॉइल इरोजन। जो फर्टाइल ये है ना, फर्टाइल टॉप लेयर सॉइल की क्या रिमूव हो जाए किसी भी कारण से, हवा से, पानी से, या फिर अदर केसेस कोई एनिमल आ गया, या फिर अपन ही लोग भर के उसे ट्रैक्टर से अलग कर दें, तो क्या है, सॉइल इरोजन कहलाएगी। जब हवा, पानी या अन्य कारणों से भूमि की उपजाऊ ऊपरी मिट्टी हट जाती है तो उसे क्या बोलते हैं, मृदा अपरदन बोला जाता है। मृदा अपरदन बोला जाता है। अब बात करें तो सेम इरोजन इधर भी आ रहा है, इसका मतलब भी हटेगा, लेकिन किसके कारण से, हवा के कारण से। तो द प्रोसेस ऑफ ब्लोइंग अवे द लूज सॉइल फ्रॉम प्लेन और स्लोप बाय विंड इज कॉल्ड विंड इरोजन। जैसे गर्मियों के दिनों में देखा होगा ना, खेतों में ऐसे करके मिट्टी उड़ जाती है, किसके, हवा के कारण उड़ती है। तो बस वही है पवन अपरदन। हवा के द्वारा मैदानों या ढलानों से ढीली मिट्टी का उड़ जाना, यह प्रक्रिया क्या कहलाता है, पवन अपरदन। कुछ भी आ जाए इरोजन के बारे में आए तो फिर अपरदन यानी कटापिटी, या फिर उस जगह से उस चीज को हटाना। अभी अपन ने मिट्टी के बारे में पढ़ा, अब बात करते हैं अपन डेवलपमेंट के बारे में। अभी जो रिसोर्सेज के बारे में बात की थी, अब डेवलपमेंट की, किस प्रकार का डेवलपमेंट होना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत विकास, एक ऐसा विकास जो कि पुख्ता, एक तरह से कहा जाए तो पुख्ता विकास। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मींस डेवलपमेंट without harming environment environment and without compromise the need of future generation। दो पॉइंट्स हैं इसमें, बस वही याद करना है। एक तो हार्म ना हो, क्या, इन्वायरमेंट जो है उसको कोई नुकसान ना पहुंचे। देन कॉम्प्रोमाइज ना हो, जो नीड्स है ना आने वाली जनरेशन, उनकी जो नीड्स है वो कॉम्प्रोमाइज ना हो। सतत विकास का अर्थ ऐसा विकास जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता को समझे, ऐसे विकास को हम क्या बोलते हैं, सतत विकास बोला जाता है। तो ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए, पानी कम यूज करना चाहिए, मतलब जितनी आवश्यकता हो उतना यूज करना चाहिए पानी, फालतू बह रहा है उसे बंद कर दो। अगला पॉइंट है संरक्षण। अब अपन ने कटाव देख लिया उसका, किस तरह से होता है, उसको कैसे बचाया जा सकता है, वो देखना है। तो व्हाट डू यू मीन आई अंडरस्टैंड बाय सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन इज द मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग सॉइल फ्रॉम इरोजन। इरोजन यानी वही छह, उड़ना, विंड। एक तो इरोजन किन किन कारणों से हो रहा था पीछे, शीट का इरोजन था, शीट इरोजन। एंड अगला क्या था, सॉइल। तीन तरह के इरोजन के बारे में बात की अपन ने अभी, सॉइल हो गया, और अगला एक और था, वो है वाट। इट इज नेसेसरी टू प्रिवेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। मृदा संरक्षण का अर्थ है मिट्टी का अपरदन यानी कि क्षय वगैरह, इरोजन, एंड निम्नीकरण यानी डिग्रेशन, उसकी शक्ति यानी खो। इसलिए क्या, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए, गंदगी कम फैलाओ, प्लास्टिक का यूज कम करो, यही सब चीजें हैं। अब बात करेंगे अपन अपने जो देश है उसके अंदर मिट्टियाँ कितनी प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी मिट्टी होती है, वो कैसी दिखती हैं, कितनी परसेंट भाग में पाई जाती हैं। तो पहली मिट्टी है अपनी एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल, इट कलर इज लाइट ब्राउन, जैसे इसका कलर है ना, लाइट ब्राउन। ये खेते वगैरह में देखी होगी मिट्टी। सॉइल डिपॉजिट बाय रिवर इज कॉल्ड एल्यूवियल सॉइल। नदियों द्वारा लाई गई और जो मिट्टी जम जाए उसे क्या बोलते हैं, एलुवियल सॉइल बोला जाता है। ये जो है अपने देश के अंदर 40% ऑफ टोटल लैंड में मिलेगी, 40%। एसएसटी के अंदर कुछ की पॉइंट्स हैं, उनको ढूंढना पड़ता है, उन्हें याद कर लो, बाकी पूरा आंसर याद हो जाएगा। इन साउथ इंडिया, जब अपन नीचे की बात करते हैं, साउथ इंडिया ऑक्यूर डेल्टास ऑफ रिवर।
चार मेनली नदियां जो डेल्टा बनाती हैं साउथ इंडिया में दक्षिण की तरफ, जो नॉर्थ दक्षिण साउथर्न साइड हो गई अपनी। फर्स्ट इज, तो ये महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। तो क्या करती हैं ये, दिस और दिस सॉइल इज रिच ऑफ ह्यूमस एंड लाइम। इसमें क्या है, बहुत मात्रा में ह्यूमस पाया जाता है, खाद पाई जाती है। चूना जो अपन यूज करते हैं ना, चूना, कलई बोलते हैं जिसे आम भाषा में। जलोढ़ मिट्टी क्या है, तो नदियों द्वारा लाई गई जमा की गई मिट्टी को ही जलोढ़ मिट्टी बोला जाता है। जल ओढ़, इससे याद करना, जल यानी कि नदियों में पानी होता है ना, तो जल ओढ़, जल के द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। इसका जो रंग हल्का भूरा रहता है। ये अपने जो भारत की कुल भूमि क्षेत्र है उसका कितने परसेंट भाग पे, तो 40% भाग पे पाई जाती है। दक्षिण भारत में चार मेनली नदियां, एक तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। महानदी, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी। कावेरी, इस नदी में क्या है, रिच मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में तो ह्यूमस पाया जाता है और चूना यानी कि लाइम पाया जाता है। अगली जो मिट्टी है वो है काली मिट्टी। व्हाट इज ब्लैक सॉइल, नाम से पता पड़ रहा है काली मिट्टी, तो काली होगी, तो इट्स कलर इज ब्लैक। ब्लैक सॉइल इज फॉर्मेड बाय लावा। ये जो लावा है, ये वॉल्केनो अपना, लावा और मैग्मा में अंतर क्या होता है, तो इसके जब आग जो है इसके अंदर होगी तब उसे क्या बोला जाता है, मैग्मा। जैसे ही ये आग ऐसे लेयर बाय लेयर ऐसे निकलती चली जाए तो वो क्या हो जाता है, लावा। इसी को क्या बोलते हैं, लावा। जब ये लावा ठंडी होती जाती है फिर कुछ टाइम के बाद वही मिट्टी बन जाती है। तो उसी से फॉर्मेट क्या होता है, ब्लैक सॉइल का। तो वॉल्केनो इज सेपरेट ओवर, जो अपनी काली मिट्टी है वो 18.5 ऑफ टोटल लैंड एरिया में पाई जाती है। इट्स मेनली ऑक्यूर इन महाराष्ट्र, अभी मैप में भी बताया था, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और कुछ कर्नाटक में भी। जरूरी नहीं है सारे याद करो, तीन कोई भी स्टेट के नाम याद करके फिर एट सेक्टर लगा दो। दिस सॉइल कंसिस्ट ऑफ प्रोपोजन ऑफ मैग्मा, मैग्मा से, एंड रिच इज आयरन एंड एल्यूमिनियम। इस आयरन और एल्यूमिनियम की वजह से इसका जो कलर है वो कैसा रहता है, काला रहता है। काली मिट्टी का रंग काला होता है। यह मिट्टी ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा से बनती है। यह भारत के कुल भूमि क्षेत्रफल का, कुल भूमि में 18.5% भाग पर फैली हुई है। यह मुख्य रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में पाई जाती है। इस मिट्टी में मैग्मा का अंश होता है, वो अंदर से निकली ना मैग्मा से, तथा यह लोह तथा एल्यूमीनियम का एक समृद्ध स्रोत है। अधिक मात्रा में पाई जाती है एल्यूमीनियम, इसमें क्या है, ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, इसके कारण इसका जो कलर है वो काला होता है। बात करें डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन बिटवीन बांगर और खादर। बांगर और खादर मिट्टी में क्या क्या अंतर है वो बताएंगे। तो द हाई अपलैंड फॉर्मेड बाय द ओल्ड एल्यूवियल सॉइल, इसमें केवल दो चीज याद रखने हैं ना, जो एल्यूवियल सॉइल होती है अपनी, जो पुरानी हो जाए तो वो क्या कहलाती है, बांगर। और जो नई होगी, नई न्यू एल्यूवियल सॉइल वो क्या है, उसे खादर बोला जाता है। पुरानी को बांगर और नई को खादर। फिर आगे जो ओल्ड एल्यूवियल डिपॉजिट इज कॉल्ड बांगर ड्यू टू हाई water has no access, has higher concentration of khadar which decrease it moisture, क्या अपना मॉइस्चर कम कर देती है, and hence is less fertilize भी कम होती है। it has concentrations of khadar which decrease it is its moisture and hence it is less fertile। अच्छा ये डबल बार हो गया। तो बात करते हैं पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बना ऊंचा भूभाग, ये बन रहा है ना अपना, ये इस साइड वाली कैसी है, बांगर। ये जो नदियों से बह के आता है जो बांगर, ये अपनी साइड चंबल वगैरह साइड वो बेहड़ बोलते हैं ना अपन, वही है ये बांगर। कॉल्ड किधर से बांगर कहलाता है। ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता, इसी कारण क्या है, यहाँ पे बाढ़ का पानी जो है नहीं पहुंच पाता।
इसमें कंकड़ की मात्रा अधिक होती है, नदियों से लाए गए कंकड़ बजरी, जिससे इसकी नमी कम हो जाती है, इसलिए ये कम उपजाऊ होती है, इसलिए क्या है इन पे खेती कम हो पाती है। अब खादर की बात करें तो लोलैंड मतलब कि निचले हिस्से में ऐसे करके निचला जा रहा है, और यहीं अगर ये बांगर है तो ऊपर और खादर है तो नीचे, अपोजिट अपोजिट चलेंगी। तो क्या है न्यू एल्विल सॉइल ये नई है, फ्लोड इज कॉल्ड खादर, इट इंटायर पार्ट इज फ्लड प्लेन, जब बाढ़ आती है तो पूरा का पूरा डूब जाता है। खादर हैज फर्टाइल एल्विल सॉइल, इट इज स्प्रेड ऑन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, ईस्टर्न किस साइड है, यूपी हो गया अपना, बिहार झारखंड और वेस्ट बंगाल में। नई जलोढ़ मिट्टी से बना निचला भूभाग नीचे जा रहा है ना, ये एक तो क्या है इसमें पानी वगैरह भरा रहता है, तो धान हो गई अपनी, ये सभी फसलें अच्छे से हो जाती हैं। इससे इसकी नमी कम हो जाती है और इसलिए यह कम उपजाऊ होती है। अच्छा, इसे ऊपर वाले में बढ़ लिया। अब बात करें तो ये कहाँ-कहाँ पाई जाती है? खादर उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है। यह जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में फैली हुई होती है। एक चीज़ और नोट करने वाली, जो ब्लैक सॉइल है उसमें सबसे अच्छी खेती किस चीज़ की होती है? तो वो होती है कॉटन की। इधर ब्लैक से लिख दे, ब्लैक सॉइल में बी सॉइल में सबसे अच्छी खेती तो अपना कॉटन हो गया। कॉटन यानी कि रुई, और कपास, कॉटन, रुई बात देखिए, और चावल राइस। अब आगे बात करें तो ब्राजील के अंदर एक जगह है रियो de जेनेरो, उसमें 1992 में एक समिट हुई थी, सम्मेलन हुई थी, किसके द्वारा की गई थी? यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑन एनवायरनमेंट डेवलपमेंट, यूएनसीईडी के थ्रू। तो उसमें क्या है, जो भी बड़े बड़े देशों के नेता, जितने भी देश के नेता थे वो आए थे, और वहां पर क्या एक पेपर में साइन किए गए थे, किसके लिए? ताकि ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके। तो उसी मुद्दे को क्या बोला जाता है? एजेंडा 21 कहा जाता है। तो उसके कुछ प्रिंसिपल थे, सिद्धांत थे उसमें। तो ग्लोबल कोऑपरेशन ऑफ सबमिट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ जो अपना नेचुरल रिसोर्सेज है उनके बारे में। वही एजेंडा 21 एक घोषणा पत्र था, जिसमें 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरो जो शहर है उसमें आयोजन किया गया था, किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन, यूएनसीईडी ने। इसमें विश्व के जो नेताओं ने हस्ताक्षर किए थे। इसका उद्देश्य क्या था? वैश्विक स्तर पर विकास प्राप्त करना। इसके एजेंडा सतत विकास के लिए वैश्विक सहयोग, पर्यावरण की सुरक्षा और प्राकृतिक जितने भी साधन हैं उपयुक्त हैं उनके रक्षण करना। और बाकी आपको आज की क्लास में हमने डेवलपमेंट और रिसोर्सेज की इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कंप्लीट किए थे। अब आप सब इसके क्वेश्चंस घर पर प्रैक्टिस करिए, और अपना आंसर जो भी है कमेंट में बताइएगा। आपको ये क्लास कैसी लगी, और ये क्लास आप कहाँ से देख रहे हैं? याद रखिए, रेगुलर प्रैक्टिस इज की ऑफ सक्सेस। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि जो अपनी नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है सेकंड वीडियो में, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। जय हिंद, जय भारत।